अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं लेक्चर नंबर 68। टॉपिक है हमारा फीडबैक मैकेनिज्म। ये आप टॉपिक 10th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। जो फीडबैक मैकेनिज्म होता है कि ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर किसी भी रिएक्शन के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो उस रिएक्शन को जो है वो रेगुलेट करते हैं। तो हम कहेंगे ऐसा मैकेनिज्म जिसके अंदर जो रिएक्शन के प्रोडक्ट्स हैं वो उस रिएक्शन को कंट्रोल करें तो हम उसे कहते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। अगर हम इसको डेफिनेशन आपकी बुक से रिलेट करें तो क्या कहेंगे? द प्रोसेस या मैकेनिज्म या इंटरैक्शन इन विच द कंट्रोलिंग मैकेनिज्म इज इटसेल्फ कंट्रोल्ड बाय द प्रोडक्ट्स ऑफ द रिएक्शन इट इज कंट्रोलिंग। यानी जो किसी रिएक्शन के प्रोडक्ट्स हैं वो उस रिएक्शन को अगर कंट्रोल करें इटसेल्फ बाय इट्स कंट्रोलिंग मैकेनिज्म, दैट इज कॉल्ड फीडबैक मैकेनिज्म। अब इसकी दो टाइप्स होती हैं, एक पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म होता है, एक नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म होता है। पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म वो होता है जिसमें जो प्रोडक्ट्स होते हैं यानी जो फाइनल प्रोडक्ट हैं वो रिएक्शन को इनिशिएट स्पीड अप करवा दें। अगर यानी अगर कोई प्रोडक्ट ज्यादा स्टिमुलस हो रहा है, प्रोडक्ट ज्यादा बन रहा है, तो उसके अंदर जो मैकेनिज्म हो वो मजीद स्पीड अप हो जाए। जैसे कि फीमेल की बॉडी के अंदर ब्रेस्ट से जो मिल्क इंजेक्शन होती है वो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म है ऑक्सीटोसिन हार्मोन की वजह से। दूसरा होता है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। ऐसा मैकेनिज्म जिसमें जो प्रोडक्ट्स हैं वो इनिशियल रिएक्शन को स्टॉप कर दें, जो है वो उसको डिक्रीज कर दें, तो उसको हम कहते हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। जैसे आपने देखा था पैंक्रियास में इंसुलिन और ग्लूकागॉन था। इंसुलिन ब्लड के अंदर ग्लूकोज को कम करता है जबकि ग्लूकागॉन ब्लड को अंदर ग्लूकोज को इंक्रीज करता है। तो दोनों एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या कहलाते हैं? ये है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। उसके अलावा जब हमने पढ़ा था थायराइड ग्लैंड पढ़ा था, उसमें हमने कैल्सिटोनिन हार्मोन पढ़ा था जो ब्लड में कैल्शियम के लेवल को डिक्रीज करता है। दूसरा हमने हार्मोन पढ़ा था पैराथायराइड ग्लैंड से, उसका काम क्या था? ब्लड में कैल्शियम लेवल को राइज करता है। अब देखें दोनों एक दूसरे के उलट काम कर रहे हैं। तो जब भी फीडबैक मैकेनिज्म होता है, कोई भी रिएक्शन हो, उसमें दो चीजें होती हैं, एक एक्टिवेटर होता है, दूसरा इनहिबिटर होता है। एक्टिवेटर वो होता है जो उस रिएक्शन को स्पीड अप करता है, और इनहिबिटर वो होता है जो उसको नॉर्मल से जब वो इनहेंस करेगा उसको डिक्रीज कर देगा, इनहिबिट कर देगा और उसको फिर नॉर्मल पे ले आएगा, ठीक है। जैसे इंसुलिन और ग्लूकागॉन और कैल्सिटोनिन और पैराथॉर्मोन, ये हमारे पास नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म की एग्जांपल हो गई। और ऑक्सीटोसिन का जो फंक्शन होता है ये हमारे पास किसका एग्जांपल होगी? पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। तो क्लास सबसे पहले हम बुक से रिलेट करते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। अभी मैंने बताया था द इंटरैक्शन, या आप कह सकते हो द मैकेनिज्म इन विच द कंट्रोलिंग मैकेनिज्म इज इटसेल्फ कंट्रोल्ड बाय द प्रोडक्ट्स ऑफ द रिएक्शन इट इज कंट्रोलिंग, ठीक है जी। डेफिनेशन क्या होगी? द टाइप ऑफ इंटरैक्शन विच कंट्रोलिंग मैकेनिज्म, जिसके अंदर जो कंट्रोलिंग मैकेनिज्म है, इज इटसेल्फ कंट्रोल्ड बाय द प्रोडक्ट्स किसकी? ऑफ रिएक्शन इट इज कंट्रोलिंग। क्लास उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास मैंने अभी बताया दो ओपोजिंग सिस्टम्स होते हैं, एक एक्टिवेटर होता है, एक इनहिबिटर होता है। एक्टिवेटर वो होता है जो उस रिएक्शन को स्पीड अप करता है, और इनहिबिटर वो होता है जो उस रिएक्शन को डिक्रीज करता है। जैसे हमारे पास ग्लूकागॉन का फंक्शन ब्लड में ग्लूकोज को बढ़ाना, इंसुलिन का फंक्शन उसको डिक्रीज करना, ठीक हो गया। तो हमारे पास है जी फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ टू अपोजिंग सिस्टम मस्ट बी प्रेजेंट। दो अपोजिंग सिस्टम का होना लाजमी है। इफ देयर आर एक्सेलरेटर, अगर एक्सेलरेटर हो, एक्सेलरेटर मीन विच इनहेंस द रिएक्शन, देयर मस्ट बी द इनहिबिटर्स, वहां पर इनहिबिटर भी होने चाहिए, ठीक हो गया। उसके बाद है क्लास इंटरैक्शन बिटवीन द पिट्यूटरी ग्लैंड एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स। यह क्लास आपने पिट्यूटरी ग्लैंड को जब पढ़ा था तो हमने वहां पर देखा था कि जो एंटीरियर लोब था वो डिफरेंट हार्मोन रिलीज करता था। अब एंटीरियर लोब हमें याद है वो कौन कौन से हार्मोन रिलीज करता है? वो रिलीज करता है जी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वो रिलीज करता था गोनेडोट्रोफिन हार्मोन,
वो रिलीज करता था एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। तो ये जो हार्मोन है, अब आपने गोनेडोट्रोफिक हार्मोन के अंदर बहुत सारे हार्मोन पढ़े थे, एफएसएच था, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन था, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन था, ल्यूटोट्रोफिक हार्मोन था। ये सारे एंटीरियर लोब से यानी पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होते हैं और ये जाकर दूसरे हार्मोन्स की सिक्रीशन को कंट्रोल करते हैं, जो कि एग्जांपल्स हैं फीडबैक मैकेनिज्म्स की। क्लियर है? तो क्लास यही पॉइंट है हमारी बुक के अंदर, द इंटरैक्शन बिटवीन द पिट्यूटरी ग्लैंड एंड अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स, द एग्जांपल ऑफ फीडबैक मैकेनिज्म। व्हाई? लो टेम्परेचर, अब इसकी एग्जांपल दी गई आपकी बुक के अंदर। मिसाल के तौर पर, जो सर्दियों के अंदर टेम्परेचर हमारी बॉडी का मेंटेन होता है वो कैसे होता है, या स्ट्रेस कंडीशन में हमारी बॉडी का टेम्परेचर कैसे मेंटेन होता है। अगर स्ट्रेस कंडीशन हो यानी कोल्ड कंडीशन हो तो हमारी बॉडी उसको सेंस करेगी उसके, क्योंकि हमारी बॉडी में है थर्मोरिसेप्टर। Thermoreceptor sense and the sensory neurons will carry message toward the brain। और ब्रेन में कहां पर जाएगा? हाइपोथैलेमस। आपको याद होगा हाइपोथैलेमस क्या करेगा? हाइपोथैलेमस बेसिकली उसके अंदर प्रेजेंट होता है न्यूरोस्किटरी सेल्स। न्यूरोस्किटरी सेल्स रिलीज करेंगे एक हार्मोन जिसका नाम है TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, विच विल बी स्टोर इन द एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। फिर वो एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करेगा जब, तो वो ब्लड, वो हार्मोन ब्लड के जरिए जाएगा थायराइड ग्लैंड के पास, नेक रीजन में होता है। वो थायराइड ग्लैंड रिलीज करेगा हार्मोन थायरॉक्सिन। वो थायरॉक्सिन जाएगा किसके अंदर? ब्लड के अंदर, और वो जाकर सेलुलर जो एक्टिविटीज होती हैं, मेटाबॉलिक केमिकल रिएक्शन, उनको स्पीड अप कर देगा। और जब मेटाबॉलिक केमिकल रिएक्शन स्पीड अप होंगे तो उसमें एनर्जी प्रोड्यूस होगी, और साथ ही जब एनर्जी प्रोड्यूस होती है तो हीट भी प्रोड्यूस होती है, और जब हीट प्रोड्यूस होगी तो वो हमारी बॉडी का टेम्परेचर राइज कर देगी। अब देखें, बॉडी का टेम्परेचर राइज होगा किसके रिस्पॉन्स में? कोल्ड की रिस्पॉन्स में बॉडी का टेम्परेचर राइज होना स्टार्ट हो जाएगा, बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। एक पॉइंट आएगा जब जो बॉडी का टेम्परेचर है नॉर्मल 37 से बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। फिर क्या होगा? फिर हमारी बॉडी जो है वो हाइपोथैलेमस रिलीज करेगा इनहिबिटरी फैक्टर। वो इनहिबिटरी फैक्टर, थायराइड इनहिबिटरी फैक्टर, वो जाएंगे यानी कि वो जाकर एंटीरियर लोब में से जो सिक्रीशन है TSH की, वो स्टॉप करवा देंगे। अब ये क्या था? ये था नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म ऑफ द थायराइड ग्लैंड विच मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर, एक्ट एज द थर्मो रेगुलेशन। क्लियर है? अब हम इसको डायग्राम से थोड़ा सा देखते हैं, फिर मैं आपको थ्योरेटिकली देखते हैं। तो क्लास, फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस द स्ट्रेस कंडीशन। स्ट्रेस कंडीशन इज कोल्ड। कोल्ड कंडीशन है ये स्ट्रेस। ये फर्स्ट हमारे पास स्टिमुलस हो गई। इसको कौन सेंस करेंगे? स्किन के अंदर प्रेजेंट होते हैं थर्मोरिसेप्टर्स। ठीक हो गया? थर्मोरिसेप्टर्स किसको मैसेज देंगे? सेंसरी न्यूरॉन्स के जरिए हाइपोथैलेमस। दिस इज हाइपोथैलेमस, दिस पार्ट इज हाइपोथैलेमस ऑफ ब्रेन। फोर ब्रेन का पार्ट है ना, लिम्बिक सिस्टम का जी। अच्छा जी, ये सेंसरी न्यूरॉन मैसेज जब लेके जाएंगे तो ये हाइपोथैलेमस में प्रेजेंट होते हैं न्यूरो सिक्रीटरी सेल्स। न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स जो हैं ये प्रोड्यूस करेंगे क्लास हार्मोन दैट इज कॉल्ड TSH। After producing TSH, it will store in the pituitary gland. This is pituitary gland. And inside the pituitary gland, anterior lobe. क्योंकि आपने पढ़ा 3 लोब होते हैं, इंटीरियर लोब, मीडियन लोब एंड पोस्टीरियर। तो एंटीरियर लोब के अंदर स्टोर हो गया, और एंटीरियर लोब से फिर कहां जाएगा? एंटीरियर लोब इसको स्क्रीट करेगा ब्लड के अंदर, और ये ब्लड से जाएगा थायराइड ग्लैंड के पास।
क्योंकि TSH है तो थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा और यहां से रिलीज करवाएगा थायरॉक्सन। हियर डायग्राम थायरॉक्सन। क्लास ये थायरॉक्सन हार्मोन क्या करेगा? इट विल इंक्रीज द मेटाबॉलिक रिएक्शंस, इंक्रीज द रेट ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन। क्लास जब रेट मेटाबॉलिक रेट का रिएक्शन इंक्रीज होगा तो इससे प्रोड्यूस होगी एनर्जी प्लस हीट। ए हीट विल इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर, ये बॉडी टेम्परेचर को इंक्रीज कर देगा। जैसे ही बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो उसके बाद जो स्ट्रेस कंडीशन होगी उसको मेंटेन कर लिया जाएगा, और जब बॉडी टेम्परेचर 37 से इंक्रीज होगा तो हाइपोथैलेमस TH की सिक्रीशन को स्टॉप कर देगा। जब TSH रुकेगा तो थायरॉक्सन रिलीज नहीं होगा, और थायरॉक्सन रिलीज नहीं होगा तो जो बॉडी का टेम्परेचर है वो नॉर्मल पे आ जाएगा। क्लियर है? दिस इज द नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म which is controlled by hypothalamus to maintain the stress condition। अच्छा जी, इसकी पॉइंट दिया गया आपकी बुक में, लो टेम्परेचर और स्ट्रेस कंडीशन स्टिमुलेट द न्यूरोस्केटरी सेल्स ऑफ हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या करेगा? हाइपोथैलेमस secrete TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेट हार्मोन एक्ट ऑन द store in the anterior lobe of pituitary gland, and TSH will stimulate the thyroid gland to release thyroxin, and thyroxin increase the metabolic activity, and when metabolic activity increase it will increase the body temperature. When it become higher level it will stop the secretion of TSH and so the body temperature will be maintained। क्लियर है क्लास? इसके बाद हमारे पास है क्लास कंपैरिजन बिटवीन द नर्वस कोऑर्डिनेशन एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन। ये आप लॉन्ग क्वेश्चन पहले इनके आप इस पूरे मैकेनिज्म को पढ़ चुके हैं। फर्स्ट हमने पोर्शन पढ़ा था नर्वस कोऑर्डिनेशन, सेकंड पोर्शन हमने पढ़ा केमिकल कोऑर्डिनेशन। अब हम उनमें सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस जो है हम देखने लगे हैं। तो क्लास ये हमारे पास जो सिमिलरिटीज हैं ये शॉर्ट क्वेश्चन में, जब जो डिफरेंसेस हैं ये टेबल दिया हो गया होगा, ये लॉन्ग क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपने इसको अच्छी तरह से याद करना, सारा आपने पढ़ा हुआ है लेकिन मैं यहां पर पॉइंट बना के आपको बता दूंगा ताकि आप उसको हेडिंग की मदद से याद कर सके। तो क्लास सबसे पहले हमारे पास सिमिलरिटीज में पॉइंट है सिंथेसिस ऑफ केमिकल मैसेंजर्स। चाहे एंडोक्राइन सिस्टम हो चाहे नर्वस सिस्टम हो, दोनों में जो है वो केमिकल मैसेंजर जो है वो बनाए जाते हैं। जैसे आपने साइनेप्सिस में देखा न्यूरोट्रांसमीटर इज अ केमिकल मैसेंजर, और इसी तरह से आपने एंडोक्राइन सिस्टम में देखा बहुत सारे हार्मोन्स हैं जो कि क्या हैं, केमिकल्स हैं, वो एक्ट करते हैं एज ए केमिकल मैसेंजर। तो दोनों के अंदर केमिकल मैसेंजर जो है वो बनते हैं। हार्मोन्स हैं जो है वो किसके अंदर बनते हैं? एंडोक्राइन सिस्टम में, जबकि नर्वस सिस्टम में दोनों क्या बनाते हैं? केमिकल मैसेंजर। सेकंड पॉइंट, सिक्रीशन ऑफ द केमिकल मैसेंजर इनटू एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल। एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल में ही दोनों सिक्रीट करते हैं। मिसाल के तौर पर ग्लैंड ब्लड में सिक्रीट करते हैं, और जबकि जो न्यूरोस्केटरी सेल्स हैं वो साइनेप्सिस में एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल के अंदर वो रिलीज करते हैं न्यूरॉन्स। नेक्स्ट है जी हेल्प इन द कोऑर्डिनेशन ऑफ द बॉडी। दोनों का काम क्या है? कोऑर्डिनेशन, मैसेज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कनेक्ट करना। ठीक हो गया। उसके बाद है रिस्पॉन्स टू द स्पेसिफिक स्टिमुलाई। दोनों स्पेसिफिक हैं क्योंकि हमने बहुत सारे ग्लैंड्स पढ़े और बहुत सारे हार्मोन पढ़े। हर हार्मोन और हर ग्लैंड एक स्पेसिफिक स्टिमुलाई को रिस्पॉन्स शो करता है। इसी तरह से हमने ब्रेन पढ़ा, ब्रेन के अंदर भी हर पार्ट डिफरेंट फंक्शन को जो है वो स्टिमुलाई करता है, सो दे आर स्पेसिफिक इन देयर फंक्शन। नेक्स्ट है जी बोथ आर द होम्योस्टैसिस इन फंक्शन। दोनों का काम होम्योस्टैसिस जो है वो करना है, टू मेंटेन द बॉडी कंडीशंस, इंटरनल बॉडी कंडीशंस को मेंटेन करना, चाहे जो उसके बाद है जी डिफरेंसेस। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको आपने अच्छी तरह से याद करना है क्लास। तो सबसे पहले हमारे पास है नर्वस कोऑर्डिनेशन और केमिकल कोऑर्डिनेशन में दोनों में जो है वो मेजर डिफरेंस। नर्वस कोऑर्डिनेशन के अंदर होते हैं न्यूरॉन्स जो कि उनके स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कहलाते हैं, और आपने न्यूरॉन के जो है वो डिफरेंट जो स्ट्रक्चर पढ़ा था, इनके डेंड्राइट्स होते हैं, सेल बॉडी होती है, एक्सॉन होते हैं, एटसेट्रा। उसके बाद आपने केमिकल कोऑर्डिनेशन में हार्मोन्स पढ़ा, तो इसमें जो न्यूरोस्केटरी सेल्स होते हैं
दोज आर नाउ द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम। तो इनमें दोनों में पहले आपने स्ट्रक्चरल यूनिट बताना है। तो एक में न्यूरॉन है, दूसरे में न्यूरोस्केटरी सेल्स या ग्लैंडुलर सेल्स। नेक्स्ट है जी टारगेट सेल्स। नर्वस टिश्यू, नर्वस कोऑर्डिनेशन के अंदर जो टारगेट सेल्स होते हैं वो क्लोज टू द जो हमारे पास रिसेप्टर्स यानी कि जो कोऑर्डिनेटर है उसके करीब होते हैं, यानी वेरी क्लोज टू द सेल्स। जबकि दूसरे हमारे पास जो हैं जो एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर जो टारगेट सेल्स होते हैं वो बहुत दूर होते हैं। जैसे कि आप देखें एंटीरियर लोब जो है आपके गुनेड्स को कंट्रोल कर रहा है। कैसे? गुनेडोट्रॉफिक, एफएसएच स्टिमुलेटिंग एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये जाकर हमारे गुनेड्स के अंदर काम कर रहे हैं। इस तरह से एस्ट्रोजन हार्मोन हो गया, प्रोजेस्टेरॉन, वो उनकी रिस्पॉन्स में स्क्रीट होते हैं। तो स्क्रीट इनके पिट्यूटरी ग्लैंड दूसरे टिश्यू तो बहुत ज्यादा दूर है टारगेट टिश्यू। नेक्स्ट है जी न्यूरोट्रांसमीटर। क्लास आपने जब हमने नर्वस कोऑर्डिनेशन पढ़ा तो केमिकल मैसेंजर जो था वो क्या था? न्यूरोट्रांसमीटर, विच इज क्रिएटेड बाय द यानी कि प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन में प्रेजेंट होते हैं, प्री साइनेप्टिक वेसिकल उसमें प्रेजेंट होता है केमिकल मैसेंजर, जिसको आपने न्यूरोट्रांसमीटर कहा था। इसकी आपने बहुत सारी एग्जांपल पढ़ी थी। एसिटाइल कोलिन पढ़ा था, इस तरह से डोपामाइन पढ़ा था, एड्रीनलिन पढ़ा था, एपिनेफ्रिन पढ़ा था। दोज आर द न्यूरोट्रांसमीटर। और न्यूरोट्रांसमीटर इनटू वन आर इनटू स्मॉल ग्रुप ऑफ सेल्स, यानी कि वो ग्रुप की फॉर्म में रिलीज होते हैं, लेकिन थोड़ी क्वांटिटी के अंदर। जबकि हार्मोन जो होते हैं ये मिलियंस ऑफ जो है केमिकल्स होते हैं और ये बात करते हैं पूरे हमारे बात द मिलियंस ऑफ द सेल्स। यानी सिर्फ ये देखिए ना, न्यूरोट्रांसमीटर एक स्पेसिफिक है जो उसने पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर रिसेप्टर साइड पे जाके अटैच होना है। जबकि जो हमारे पास हार्मोन्स होते हैं इन्होंने जो है वो बहुत ज्यादा फासला तय करना होता है। देखिए एंटीरियर लोब से, मैं वही एग्जांपल दे रहा हूं, टीएसएच रिलीज होता है अब हमारे एंटीरियर लोब से, अभी हमने डिस्कस किया, लेकिन वो जाकर कहां कंट्रोल करता है? थायराइड ग्लैंड। तो देखिए उसका जो टारगेट सेल है वो थोड़ा सा दूर है। उसके बाद है जी फास्टर एंड रैपिड इफेक्ट। नर्वस कोऑर्डिनेशन हमेशा फास्टर और रैपिड इफेक्ट शो करते हैं, जबकि जो हमारे पास केमिकल कोऑर्डिनेशन होते हैं वो स्लो होते हैं लेकिन लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, ज्यादा देर तक होते हैं। इसी तरह से हमारे पास अगर इसकी स्पीड कहें तो क्लास 100 मीटर पर सेकेंड ये न्यूरॉन की स्पीड है, नर्व्स की, सॉरी। जबकि मैक्सिमम जो देखी गई है वो 120 मीटर पर सेकेंड जो नर्व इंपल्स की स्पीड है वो इतनी होती है। ये हमने पहले अपने एमसीक्यू में देखा था। इस तरह से अगर देखें तो ये स्लो इफेक्ट है। जो हार्मोन्स होते हैं वो ब्लड के जरिए जाते हैं, वो स्लोली जो है वो जाकर एक्ट करते हैं, इनकी स्पीड स्लो होती है लेकिन लॉन्ग लास्टिंग होती है। नेक्स्ट है क्लास न्यूरोट्रांसमीटर। और न्यूरोट्रांसमीटर जो होता है शो यानी कि हमारे पास जो यानी कि जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो शॉर्ट लिव्ड होते हैं, थोड़े टाइम के लिए होते हैं। जैसे ही प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन से साइनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर रिलीज होंगे, थोड़ी देर के बाद इनकी डिसइंटीग्रेशन स्टार्ट हो जाती है। जबकि जो हमारे पास हार्मोन्स यानी केमिकल्स होते हैं ये लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, ये थोड़ा सा ज्यादा फासला तय करना होता है इन्हें, इसलिए ये इनका जो एज होती है वी कैन से दैट रिमेन एक्टिव फॉर द मच लॉन्गर टाइम, ये ज्यादा टाइम तक एक्टिव रहते हैं। क्लियर है? तो क्लास ये हमारे पास था, इसको आपने अच्छी तरह से, एक तो पॉइंट है कि आपने हेडिंग्स बनानी है और साथ ही आपने इसका जो मेन ऑब्जेक्ट है इसकी डिफरेंसेस को वो आपने राइट करना है। ठीक है, तो इसको आप रट्टा नहीं लगाएंगे, आप इसको बहुत अच्छी तरह से हेडिंग्स बना के याद करेंगे ताकि अगर कोई पॉइंट भूल भी जाता है तो आपको आसानी से उसको राइट कर सको। क्लियर हो गया? तो क्लास यहां पर हमारा लेक्चर एंड होता है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।